बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज ने ज़मीनी इंतखाब के हवाले से अपने जलसों का स्केड्यूल जारी कर दिया है, जबकि PTI की जानिब से पंजाब में जलसों का सिलसिला भी जारी है। आज खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इंतखाबात का मुतालबा किया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सर, 17 तारीख को इंतखाब है पंजाब में, 9 दिन रह गए हैं। सियासी तौर पर हुकूमत और PTI दोनों मुतहरिक हैं, लेकिन बयानिया क्या आप समझते हैं कि हुकूमत का इतना मजबूत है कि पंजाब में हुकूमत बचा सके अपनी? तलखी, कशीदगी और तसादुम, जो लबो लहजा है। आज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसमें ये तख्ते वाला हिसाब हो रहा है इस वक्त। जो ये जो सियासत जिस मोड़ पे जा खड़ी हुई है, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है अभी हालिया दिनों में कि किसी भी सूरत जो है वो मैं ना उनसे बात करूंगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और किसी किस्म की बात नहीं होगी। लेकिन अब उनका जो हदफ है वो इलेक्शन कमीशन भी है। और आज उन्होंने एक नया लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, मिस्टर एक्स। वो मैं नहीं जानता कि कहाँ उनका इशारा था, लेकिन बहरहाल वो लहजे में जो तलखी है खान साहब के वो बढ़ रही है। और उसकी वजह यह है कि बहुत से तबादले, बहुत सी गिरफ्तारियाँ, जैसे इमरान रियाज जो हमारे कोलीग हैं उनकी गिरफ्तारी, और फिर उसके बाद वो जो मुख्तलिफ अदालतों में और उनका आना जाना ये सारा, फिर मजीद जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो उनकी सोशल मीडिया टीम या जो उनकी भी गिरफ्तारियां वगैरह मुतवक्को हैं। और उनके लिए ये बात सुनी जा रही है कि उनको शायद उनमें से कुछ को बलूचिस्तान और सिंध में उनकी FIRs कटें और उनको वहाँ भेज दिया जाए, ये कहा जा रहा है। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और दुआ भी है कि ऐसा ना हो। लेकिन बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई की बात यहाँ सुनी जा रही है इस्लामाबाद में। और उसके साथ ही बदकिस्मती जो है वो खान साहब की जो टीम है वो जो उनकी कोर टीम है, देखें अवाम में वो अब गए हैं खान साहब। और खान साहब ये बात पहले कहते हैं अपने इक़्तिदार के दिनों में कि मैं तो मतलब बैठ के अपने अंदर नका, मैं तो कुछ भी नहीं करता था इस तरह से कि बाहर निकलूं और ये करूं, और अगर मैं निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। उसकी वजह ये कि खान साहब का उस ज़माने में भी हम बात ही कहते थे कि खान साहब का तमाम दिन जो है वो शहद की दलदलें, जो कि इससे पहले भी हुक्मरानों को वो शहद की दलदलें जो है वो खान साहब को सही बात नहीं बताती थी, जिसका अब उनको इदराक हो रहा है। और ये शहद की दलदलें बहुत सी मतलब मैं जानता हूं कि वो शख्सियात अभी मौजूद हैं। और 20 ये जो इनके मुनर्रिफ अरकान थे, हमने जब ये बात की उस बहुत पहले, तो बड़ा अजीब सा रद्द-ए-अमल आया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी सफ़ों में ऐसा। और अब आप देखें कि फैसल वाउडा पे तकसीम ना हो जाए, लेकिन उन्होंने ये बात कही। मेरा उनसे रब्ता रहता है फैसल वाउडा साहब से, और वो अपनी बात पे कायम है। वो कहते हैं कि यार ये अब इस वक्त हम क्या करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी इनमें से कई लोग जो खान साहब भेजते थे कि जाके बात करो मेरे बिहाफ पे, मुख्तदर हलकों से बात करो या अपोजिशन से बात करो, तो वो जाके अपना नंबर डाल के आ जाते, अपनी बात करके आ जाते थे। और ये खान साहब को बहुत बाद में पता चला। अच्छा, क्योंकि होता ये था ना कि जैसे कौमी सलामती की मीटिंग हो रही है और मीटिंग्स हो रही हैं, तो खान साहब उसमें जाते नहीं थे। अच्छा, वहां से उनकी क़यादत आती थी, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ ला रहे हैं या वो मौलाना साहब आ रहे हैं, बाकी यहाँ से खान साहब भेजते थे अपने जो उनके नुमाइंदगी करने के लीडर्स को। तो वो लीडर्स जो हैं वो बैठते थे, और वहाँ पे जाहिर है कि मुख्तदर हल्के भी मौजूद होते थे, सारे मौजूद होते थे। तो वहाँ पर फिर वो आपस में उनकी बात होती थी, और उसमें फिर ये कि माइनस इमरान खान फार्मूला चला बड़े अरसे तक। मैं रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ शख्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी खान साहब को नजर आएंगे कि मैं नहीं। जैसे अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि फरूक नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान मुख्तलिफ बातें हुई दो, और फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि राना सनाउल्लाह साहब के
हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा फैसला नहीं था। असद उमर साहब ने मेरे ख्याल से मुख्तलिफ कुछ बात की या क्या हुआ, लेकिन अब ये बात ये कि मतलब अंदर जो है अभी भी स्टिल, और इसीलिए खान साहब अवाम तक पहुंचे हैं। ये वो अवाम जो है ना, देखें मैं हमेशा ये बात कहता हूं और कहता रहा हूं कि बादशाहों की जो ताकत होती है ना, हुक्मरानों की, वो उनकी ना तो दीवारें होती हैं, ना उनकी दौलत होती है, ना उनकी ये जो बड़ी बड़े किले और फसीलें होती हैं। उनकी जो असल कुवत होती है वो होते हैं अवाम। अवाम उनके गिर्द इतनी फसीलें और दीवारें खड़ी करते हैं कि उनको फिर दुश्मन नहीं तोड़ सकता। तो जिन मुल्कों में या जब भी हमारी तारीख में ऐसा हुआ कि अवाम ने घेरा डाल लिया अपने रहनुमा के गिर्द, तो फिर वहां पर जो है वो मतलब फिर अवाम है और फिर रहनुमा है, ठीक है, और ये सबसे मजबूत दीवारें होती हैं। लेकिन जब अच्छा तो एनीवे तो अब लेकिन अब खान साहब अवाम में हैं और वो बात भी सुन रहे हैं और खुद यानी उनका पल्स के ऊपर पब्लिक पल्स पे हाथ है और उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है और सही हो रहा है कि वो हुकूमत से निकलने के बाद अवाम के अंदर उनकी पजीराई उनकी तवक्को से ज्यादा हो गई। ये खुद भी उन्होंने तकरीरों में कहा, हमने भी पहले बात की, और उसमें उनको इस बात का हकीकतन दुख है। मतलब देखें, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना इखलाकी तौर पे कि भाई आपके लोग टूट गए और वो इस शर्त पे। अच्छा, वो दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं वो भी इखलाकी तौर पे माशाल्लाह बिल्कुल ही, वो इखलाक तो खत्म हो गया ना, वो तो कहां पे कि जी उधर इधर आ जाओ टिकट ले लो। तो वो भी अजीब सी बात है कि उन्होंने उनको टिकट दिया उस शर्त के ऊपर। ये बिल्कुल जो है ना, ये आप समझें कि हमारे यहाँ वो सियासत की सियासी अकदार की मौत है इस वक्त। मौत वाकई इंतकाल हो चुका है और उसमें 12-13 जमातें आपस में हैं, करते हैं और ये, और कब हुकूमत नहीं चल रही, समझ नहीं आ रहा कौन क्या करेगा। मतलब रोज बिजली बढ़ जाती है, मतलब बिजली जो है, मतलब नलकों में गैस आ रही है और बिजली जो है वो सरों पे गिर रही है। वो बिजली घरों में नहीं आ रही, वो सरों पे बिजली कितने आती तो है, कहाँ आती है जी, सर पे गिरती है ना रोज। तो ये होता है, ये वाला हिसाब है। तो उनसे हुकूमत नहीं चल रही। ये खान साहब जो है, खान साहब को ये अंदाजा इस बात का हो रहा है कि मेरी सफों के अंदर ये जो निकल के गए हैं, याद करें शेख रशीद साहब ने क्या कहा था कि क्या इमरान खान इतने जो है वो मतलब है कि इतने बेवकूफ हैं कि वो 17 लोगों को निकाल देंगे पार्टी में से। याद है शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमें पता है कि इन लोगों ने पैसे पकड़े हैं। वो उन 17 में से 13 लोग अभी तक मौजूद हैं खान साहब के पास, और खान साहब को जी वो 20 नहीं है जो गए हैं, ना 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 वो अलग है। ये खान साहब शो नहीं कर रहे हैं ना। देखें इस मरहले पे वो कहेंगे, आप क्या किसी को कहेंगे कि अच्छा तो ये तुमने बात की थी, ये तुमने पीपल्स पार्टी से बात किए जाने की, 3-4 लोग तो पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे, कुछ मुस्लिम लीग नून में, कुछ आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरह नायल हो जाए। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो हार्डकोर साथ हैं, जो हार्डकोर साथ हैं उसमें आप कह सकते हैं कि मुराद सकते हैं कि कासिम सूरी हैं या और बहुत सारे लोग हैं, मतलब फैसल वाउडा हैं, एक एक का नाम, यास्मीन राशिद साहब हैं, बहुत से लोग जो हार्डकोर इनके साथ हैं इमरान, जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही घुसे हुए हैं अभी भी। तो वो खान साहब वो आपस में बयान देके इधर से उधर के, मैंने तो ये कहा था और मैं तो ये कहता था, मेरी बात तो सुनी नहीं गई, तो वो अपनी इधर उधर से ये खान साहब जानते हैं, इसीलिए खान साहब अवाम में होते हैं। अच्छा, अवाम में पजीराई जो है, अवाम के जो जलसे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी, और जो पोल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं खान साहब तो जीत गए, पब्लिक पल्स, महंगाई, सारा कुछ। लेकिन जो इंतजामी मामलात हैं और बाकी मामलात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर हुकूमत है, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो यहां पर तो बहुत, जो मैंने उस दिन भी बात की ना, वो दोबारा उनको कहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान होगा ये 2-3 सीटें ले गए तो, वरना तो इनके पास 2-3 सीटें भी नहीं होंगी, सारी की सारी हमारे पास होंगी। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है कि मतलब इमरान खान साहब की आने वाले दिनों के आप देखेंगे कि उनकी जो ऐसे वाकयात होंगे कि जो जिसके नतीजे तलखी बढ़ेगी। वो कहना मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब उसके नतीजे में खान साहब मजीद जो है वो आएंगे, यानी आप समझेंगे वो मजीद तल्ख होंगे, तलखी होगी, और तलखी के नतीजे में मतलब वो उनकी वो जो
कहीं ईंटों से ईंटों वाला की तकरीर भी हो सकती है उनकी। एक जरदारी साहब ने कर दी थी ईंटों से ईंटें बजा देंगे। तो वहां पे उसके बाद वो क्या हुआ था 1 तारीख का, तो ईंटों से ईंटों, तो इनके लोग इनको रोक रहे हैं कुछ के, लेकिन वो जाहिर है कि इमरान खान है, वो कहते हैं कि यहां तक तो बात मैं कर ही गया तो मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब उसके नतीजे में इसके नतीजे में जो हुकूमत वक्त है, जो ये अरेंजमेंट है, वो खुश है। वो खुश है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का और खान साहब का झगड़ा है तो हम सुकून, जब तक इनका आपस में झगड़ा है तो हम सुकून से बैठे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। ये वो तासुर है जो एक जमाने में इमरान खान साहब को था जी कि जी इस्टेब्लिशमेंट और मैं जो कि एक पेज में हूं तो ये इनको पीडीएम के साथ यही सबसे बड़ी गलत फहमी है इस सिस्टम की, कि अगर इनको ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है मुकम्मल तौर पे, ये मैं बार बार बात कर रहा हूं, मुकम्मल क्या थोड़ा सा भी इनके साथ है, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप है, अल्लाह खैर सल्लाह। इनको अगर मौजूदा सेट, और इसीलिए नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि इसको क्यों गले पाला इस सेटअप को, और साद रफीक भी कहते हैं कि हमने तो मुल्क की, और आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका आगाज ऐसे ही होता है कि जी हमने तो अपने गले नहीं ढोल डालना था, लेकिन हमें मुल्क को बचाना था और इसलिए हमने, अजीब सी बात हो गई, मुल्क को बचाना था तो ये मतलब उसमें वो गड़बड़ हो गई सारी, ठीक है। और उनको भी ये पता है बहुत सारी चीजों का कि भाई वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होती तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते, इसहाक डार साहब पाकिस्तान में होते, मरीम नवाज साहिबा बाहर होती, मतलब कुछ मामला अटक गए हैं। तो इसका मतलब अगर न्यूट्रल, मैंने कहा था ना, न्यूट्रल सेटअप के न्यूट्रल होने का जो है वो अब देखना ये कि किसको ज्यादा फायदा और किसको ज्यादा नुकसान है। वो आईएमएफ का वो जो था क्या स्टाफ लेवल, वो कब होगा वो किसी को नहीं पता। वो जो उनका एक वो जो पेपर आना था उसके भी कुछ पेजेस गायब हैं, मतलब वो हो कुछ भी नहीं हुआ, वो कख भी नहीं हुआ अभी तक आईएमएफ के साथ। मैं कहना ठींगा, तो उसके नहीं तो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, यहां किसी को नहीं पता कि क्या होना है। और सबकी तवज्जो जो है वो पंजाब के इलेक्शंस में, जिसमें चंद रोज रह गए। अच्छा, इसी दौरान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में वाकयात तेज क्यों होने जा रहे हैं आने वाले दिनों, फैसला कौन, ये आपकी या हमारी या हमारा मुल्क जो है ये सकिन हो जाएगा। सकिन से मुराद एक, यानी क्योंकि कुछ नहीं हो रहा ना, तो आने वाले दिनों में वाकयात रियासत को मजबूर करेंगे कि रियासत बतौर पाकिस्तान, क्योंकि इर्द गिर्द के वाकयात ज्यादा देर तक पाकिस्तान को बतौर रियासत इस तरह से छोड़ा नहीं जा, मतलब एक बिल्कुल बेचैनी, अखबार आप उठा लें, आप चीजें देखें, अवाम में मायूसी, कीमतों का सर पैर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश हुई तो जनाब पता चला कि जी वो लोग ढूंढ रहे हैं कि यार ये बहरा अरब है या कराची की तरफ गया। भाई वो कराची, मतलब आप देखें कि वो जो है वो शहरी डूब जाता है, बारिश होती है तो शहरी डूब जाता है। तो फिर मतलब है कि उसमें मतलब कोई कहते हैं ना ओनरशिप ही नहीं है, इस सेटअप की कोई ओनरशिप नहीं है कि जी हम एक आदमी खड़ा होकर कहेगा जी हम इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, वो सही हुआ है, वो है तो सारा चल रहा है। तो ये अगले चंद रोज के अंदर ये मामला जो है ये हमने किस तरफ जाना है बतौर रियासत, वो क्योंकि लोगों के मायूसी इस वक्त, लोग कह रहे हैं किससे पूछें। ऊपर से जो रही सही कसर थी वो जावेद इकबाल साहब, वो आते ही नहीं है सामने आके बताएं। जावेद इकबाल साहब, ये जो वाकया है इतना इस कदर भयानक बात है, इस कदर खौफनाक बात है कि इतने बड़े मनसब पे बैठी हुई शख्सियत के पास कोई दादरसी के लिए जाए और वो शख्सियत जो है वो आगे से, ये बहुत जरूरी है अदारों के का एतमाद, जो नैब मिसिंग पर्सन्स, मतलब पहले ही वो कख नैब के बारे में जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो सुप्रीम कोर्ट कह चुके, ये जो वाकया है इसका क्या करना है, इसका ये तो बहुत खौफनाक बात है जो वाकया पेश आया है चेयरमैन नैब का, जो मैं बार बार बात करूं, वो आके वजाहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसका जवाब दें सारा। ये नहीं कि मजमून लिख दें अखबार के अंदर, ना नहीं, वो एक पूरा प्रॉपर किसी जगह बैठकर वो सवालों को 5-7 सवालों को फेस करें। वो इन अखबारों में उनके मजमून आ जाते हैं लिखे हुए, पूरे अखबारों में छप गए। वो दौर गया, अवाम को जवाब दें, ये बड़ी खौफनाक बात है। और अच्छा, उसकी वो जो मामला है, वो जो खातून के साथ पेश आया, उसके नतीजे में जनाब वो हुकूमत में मौजूद बहुत सी शख्सियात कि देखा जी हम तो बेगुनाह थे। ओ भाई 1 मिनट हट जाएं, वो उनके किरदार के हवाले से सवाल उठा हुआ है। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब आपने पैसा नहीं खाया हुआ, फिर कुछ तो गलत केस बने,
ये केस अभी सर पैर था, ये तो हम डिस्कस करते रहे जो राना सनाउल्लाह साहब राना का केस। सनाउल्लाह ओ साहब खुदाया, ये कोई केस कभी तसव्वुर को कि इतने से बैग में इतनी बड़ी हीरोइन निकाल दी, ये कोई सर पैर ही नहीं था उसको। सर, पीटीआई कहती है कि हम ये तो जिम्मेदार नहीं पता है, नहीं ANF कौन ने किया जिम्मेदार जो था, भी किया। अकल तस्लीम नहीं करती। वो तो केस ही अजीब गरीब केस था। इतना एक सूटकेस है, उसमें इतनी बड़ी, यानी खुदाया पता नहीं कहां से वो गाड़ी में जा रहे हैं लेके हुए, और मतलब मोटरवे पे कहां पे रोका तो इतना बड़ा बैग। तो ये तो बात चीजें तो बिल्कुल फजूल हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुल्क के जो पैसा नहीं लूटा गया और यहाँ पे मट्टी पाओ उसमें डाल के इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और दारू। पैसा जितना अरबों डॉलर बाहर लूट के ले गए हैं लोग, वो अलग है, अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं कि उसमें नून की बात हो रही है, पीपल्स पर ना, इनकी अपनी पार्टी में कम बैठे हुए हैं इलेक्टेबल्स और फलाने और दिमाग और जो इस दौर में हुआ है। बात यह है कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप चेयर पे नैब के बारे में बात करें तो बहुत से देखें जी हम तो कितने देखें ना, हमारे ऊपर गलत है, तो कुछ तो गलत बने, वो सारे गलत नहीं, सारे गलत बन गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो अभी जब ये चलेगा मामला आगे तो देखते हैं कि किस तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं आपसे जो बात कर, देखें एक तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। दो बातें, दो तीन जुमले इनके बारे में कह के थोड़ी सी, और बड़ा दिल आज दुखी भी है। जो प्राइम मिनिस्टर एबे, शिंजो एबे को जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे 67 इयर्स के, 2 गोलियां इनको मारी, और नारा का इलाका है ये, वहां पर ये अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। एक इनके चेस्ट में लगी, एक इनकी गर्दन में लगी। और जापान के अंदर असलहा नहीं होता लोगों के पास, गन लेना एक बहुत मुश्किल काम है। आप देखें खड़े किसी तरह है वो, इसीलिए मतलब वहां गन्स वहां सिक्योरिटी ये नहीं होता लंबी चौड़ी से, वो लोगों के पास असले का लाइसेंस मिल जाएगा। वहां असले का बहुत सख्त रूल्स हैं जापान के अंदर। अच्छा। तो वो कैसे बुलेट लेकर, वो पिस्टल लेकर पास आ गया और उसने गोली चला दी, और वो कहता है मैं नफरत करता हूं इनसे और ये वो सारा, और उसने इनको गोलियां मारी और ये मौके पे ही जाँ बाग हो गए। लेकिन 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि ये 2012 से ये पहले भी रिजाइन कर गए थे, लेकिन ये जापान की तारीख में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक वजीर आजम रहे। दूसरी बात यह है कि ये ट्रंप के बहुत करीब थे। अच्छा, मतलब इनको ज्यादा जो मिला, आप समझें कि ज्यादा जो आलमी स्टेज के ऊपर ये आए वो ट्रंप की वजह से आए। तो ट्रंप जैसे ही ये और ट्रंप दोनों मेरे ख्याल से 5 या 6 दफा तो गोल्फ खेलते हुए नजर आए, और जैसे ट्रंप जीते तो सबसे पहले जो आलमी लीडर पहुंचे न्यूयॉर्क और ट्रंप टावर्स में दाखिल हुए 2016 के बाद, तो वो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर एबी थे। और उसमें फिर ये हुआ कि इनकी टेलीफोन कॉल्स और फिर क्वाड का एक्टिव होना, और फिर चाइना के अगेंस्ट इनका जो एक सारी पॉलिसी बनी, और फिर उसके बाद अच्छा इससे पहले भी यानी ट्रंप के आने के बाद, लेकिन उससे पहले ओबामा जब थे तो ओबामा को ये जापान में लाके हिरोशिमा ले गए थे। हिरोशिमा जहां पे न्यूक्लियर बम गिराया था अमेरिका ने। तो ये जो है ये बड़े एक्टिव थे। इन्होंने डिफेंस बढ़ाया अपने मुल्क का, इन्होंने रोजगार, बहुत ज्यादा रोजगार, इतना रोजगार जापान में आया कि बाहर के लोग आने लगे। और इनकी अपनी माशी पॉलिसी थी जिसको एबिनोमिक्स, जिसको लोग मुतनाज़िब भी कहते हैं, यानी बाकायदे कि प्रॉपर इनकी सोच थी कि इस तरह से मईशत को आगे होना चाहिए, एबिनोमिक्स। उसमें लेकिन टैक्स वगैरह लगे, उस पर लोग तनकीद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अ मैन विद अ विजन, जिसका विजन था और जो बड़ा पॉपुलर और बड़ी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से इन्होंने रिजाइन दिया था। इन्होंने रिजाइन दे दिया था 2020 में, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एक आंतों के अंदर एक अल्सर है, अल्सर टाइप एक कंडीशन होती है, और उसमें अल्सर्स, मल्टीपल अल्सर्स और पेन बहुत इनको शदीद शुरू हो गया था। इनकी मेडिसिन चेंज हुई, उसके बावजूद इनको पेन होता था बहुत ज्यादा, तो ये रिजाइन कर गए थे। तो इनके जाने से दुनिया जो है एक बड़े आलमी लीडर की तरह पाकिस्तान के दोस्त थे। जापान हमारा वैसे ही दोस्त मुल्क है, और जापान के वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जितने थे, तो हमारी तरफ से उनके अवाम से ताज़ियत एक पाकिस्तानी होने के नाते। और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, देखिए जापान जो है ना,
ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी आज उनके पाकिस्तान के दौरे के मौके पे उनकी जो तस्वीर थी वो शेयर की हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं, जापान भी एक अजीब मुल्क है, अजीब मुल्क है जापान। मतलब जजीरा है, आइलैंड कंट्री है। अगर आप इसको देखें ना, दो मिनट जरा जापान के बारे में बात करें। जापान जो है, यानी आप देखें तो सी ऑफ जापान है ऊपर, और नीचे ये पैसिफिक है, और इधर मतलब ये वो रिंग ऑफ फायर के अंदर है, जो है ना आतिश फिशा समंदर के अंदर जो रिंग ऑफ फायर, उसके अंदर जापान। और जापान जो है, ये कमाल की बात ये है कि ये सल्तनत मजबूत 3-4 हजार साल पहले से एक मजबूत, यहां पे इंसानी आबादी भी है, यहां पे सल्तनतें मौजूद हैं, तारीख मौजूद है जापान की, सब कुछ। और जापान ये पहली जंग अजीम में जापान जो है वो उसकी मदद की जरूरत पड़ गई अमेरिका को भी, बरतानिया को भी, रशिया को भी, इन सबको जरूरत पड़ गई। और जापान जो है उसने इसका जो एक पुराना दुश्मन है जापान का, वो चीन है। चीन की जो 100 साल की जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमिलिएशन है, उसमें जापान का बहुत बड़ा इन्वेड भी किया जापान ने क्या किया कि पहली जंग अजीम में चूंकि जरूरत पड़ी, तो जरूरत पड़ गई उनको जापान की कि आप जापान हमारी मदद करें। अमेरिका को भी जरूरत पड़ गई, बरतानिया को भी पड़ गई। 1902 में मुआहदा हो गया था बरतानिया के साथ। ये सारे मुल्क जो थे ना, ये चीन की मुख्तलिफ हिस्सों पे कब्जे करते जाते थे। मगर फ्रांस आ गया तो फ्रांस ये लाओस और ये कंबोडिया और चाइना के कुछ हिस्से ले गया, जिनको फ्रेंच इंडो चाइना जो कहते रहे बड़े अरसे तक। और इसी तरह से आप देखें तो वहां पर जर्मन्स आ गए, जर्मन्स कुछ हिस्सा ले गए चाइना का, यूरोप के लोग आ गए। अच्छा, बची कुछ कसर जो थी वो जापान से सल्तनत थी, तो वो चाइना के ऊपर बहुत सारे इलाके, मंचूरिया के ऊपर जापान ने कब्जे किए हुए थे। तो पहली जंग अज़ीम में उधर उलझा हुआ था यूरोप, तो इन्होंने 21 डिमांड्स रख दी चीन के आगे। चीन क्यों जापान, ये यानी आज जो जापान परेशान है ना कि क्वाड में जाए, अमेरिका के साथ जाए, उसके पीछे तारीख है। चाइना के सामने इन्होंने 1917 100 साल पहले इन्होंने 21 शराइत रख दी जापान ने चाइना के सामने। और वो शराइत का मतलब ये था कि तुम मुकम्मल तौर पे जापान के सामने सरेंडर कर दो। चाइना जितने बच्चे कुछ हो, तुम्हें आइंदा जापान संभालेगा। चीन को आइंदा जापान संभालेगा, तुम्हारी गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। उसका जो सेक्शन 5 था वो 21 डिमांड्स कहलाती हैं तारीख में। उसका जो 5th आर्टिकल था वो ये था कि गवर्नमेंट भी हम चलाएंगे जापान में बैठ के, टोक्यो में हम चलाएंगे, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। ये कम्युनिस्ट पार्टी और माओ जेतुंग और इन सब के आने से पहले, ठीक है ना, जब चीन की वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चल रही है। और उसके बाद ये हुआ कि बरतानिया दरमियान में कूदा। बरतानिया और अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से जापान को कायल किया कि आप ये शिक निकाल दें, ये तो बिल्कुल ही चीन खत्म हो जाएगा फिर। और थोड़ा सा अमेरिका को और बरतानिया इनके अलाई थे, उनको भी ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए जापान के आगे हमारे गले पड़ जाए पैसिफिक के अंदर। और ऐसे ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद जरूरत पड़ी उनको जापान की, जापान ने मना कर दिया। जापान बड़ी स्ट्रांग। और जब आगे जाके दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो जापान अमेरिका के साथ नहीं था, जापान बरतानिया के साथ नहीं था, जापान रूस के साथ नहीं था, जापान जर्मनी के साथ था, हिटलर। ठीक है, तो जो पैसिफिक थिएटर खुलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो उसमें इटली, जर्मनी यहां पे है, यूगोस्लाविया, हंगरी वगैरह ये जो मुल्क हैं ये इधर है, और पैसिफिक में जापान है। और जापान ने उधर ऐसी तैसी फिर के रखी हुई है, ठीक है ना, कभी फिलिपीन पे, कभी इस पे, लेकिन और इधर हिटलर लड़ रहा है और उधर जापान लड़ रहा है अमेरिका से और बरतानिया से। और इतना ज्यादा मसला हो गया कि 1941 में इन्होंने वो जाके पर्ल हार्बर टपका दिया। ठीक है, इनके कोई 350 के करीब, 350 बहुत बड़ा, इतने बड़े जापानीज जो फ्लीट, जो प्लेन्स थे, वो गए और जाके उन्होंने बॉम्बिंग की हवाई के अंदर पर्ल हार्बर पे। और जनाब उनके 2000 से ज्यादा उनके सिपाही और 8 जहाज तबाह हुए, 4 वहीं सिंक हो गए पानी के अंदर। और 4 साल लगे अमेरिका को। और तो अमेरिका उसके बाद कूदा ना जंग में, दूसरी जंग अजीम में, फिर फड्डा उधर खुल गया, पैसिफिक थिएटर, इधर ये थिएटर। अच्छा, रशिया और जो है वो जापान की भी लड़ाई, इसीलिए क्योंकि रशिया उस वक्त
दूसरी जंग अजीम में ये बात ज़हन में रहे कि रशिया जर्मनी के खिलाफ था, ठीक है। हिटलर हारा ही इसलिए था कि वो रशिया में घुस गया था, रशिया में घुस गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो अभी तक रशिया और जापान के जजायर पे फटा चल रहा है, सर ठीक है ना। अब नोट करें ना, वो जर्मनी के आप साथ था डिस्कस भी कर जी। चुके हैं अच्छा, इस बात तो वो हमें तारीख अब हुआ क्या कि वो 45 में जाके इन्होंने दो वो एटम बॉम्ब टपका दिए और सरेंडर हो गया जापान का। और सरेंडर होने के बाद ये हुआ कि जी वो सरेंडर हुआ, और बड़ा सरेंडर ऐसे कि वो जनाब वहाँ पे डगलस मैकार्थर ने वो सरेंडर कर दिया जापान की फौज ने, और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पे अमेरिका आ गया, और फिर चाइना इस दौरान उभरना शुरू हुआ, और फिर ये हुआ कि जी यहाँ पर इनको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। कई मुल्क बैठे आपस में, उन्होंने तय किया कि जैसे इस मुल्क को बनाना है, जैसे जर्मनी का बनाया ना उन मुल्कों ने। तो जंग अजीम में दोम के बाद तो तबाह हो गया था जर्मनी। इसी तरह जापान को उन्होंने बनाना शुरू किया और जापान बनता गया। लेकिन वहां पर फिर जापान, क्योंकि जापान और चीन की सदियों पुरानी दुश्मनी है, जी। वो कभी दोस्ती नहीं हो सकती। और ये आप इस तरह से समझ लें, क्योंकि जापान ने हमले किए हुए हैं, हमले करके कब्जे किए हुए हैं, और सरेंडर की डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा था जापान। बरतानिया ने आके चीन को बचाया। आप तारीख देखें, बरतानिया ना आता और अमेरिका ना आता, अमेरिका भी आया बीच में। उन्होंने जापान से कहा कि जनाब वाला हजूर, हाथ जोड़ के, जापान के वो एम्परर थे, उन्होंने हाथ जोड़ के दोनों ने कहा कि भाई चीन को छोड़ दें आप, तो क्या बच जाएगा चीन में, कुछ हमारा हिस्सा भी रहने दें हजूर। मतलब कि हम भी आते जाते हैं, दो चार बंदरगाहों से सामान ले जाते हैं उठा के, कहीं फ्रांस वाले बैठे हैं। अच्छा, फिर फ्रांसिस इन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना पे अटैक कर दिया, फ्रांस के साथ लड़ाई हो गई जापान की। तो जापान जो है वो बड़ा एक प्रॉपर एम्पायर के तौर पर काम करता है। अच्छा, अब सूरत ये कि अब जो ये पूरा जो क्वाड या यहाँ पे पॉलिसी में इनका बड़ा रोल था, क्योंकि तवील अरसे से इनकी पैसिफिक में नज़र थी एबिक, एक्स प्राइम मिनिस्टर एबिक की, और ये करीब भी थे, इन पे इत्मीनाद भी था। और ये बात जहन में रखें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान खामोश किरदार ये अदा करते थे टॉक्स के लिए। लोगों को शायद याद हो कि ईरान पहुंच गए, जापान के वजीर आजम ईरान पहुंचते थे, और ये प्राइम मिनिस्टर एबे जो है खामोश निगोशिएट, खामोश रोल प्ले कर रहे थे कि किसी तरह, लेकिन बहरहाल रिजाइन कर गए। अच्छा, इनका जो इंतकाल है वो उस वक्त, इनका कत्ल उस वक्त हुआ है जब वहाँ G20 के अंदर फड्डा हो गया। और फड्डा इस तरह से हुआ है कि जी वो यूक्रेन डिस्कस हुआ, उसके नतीजे में रशिया कह रहा है कि जी अमेरिका नाकाम हो गया वहाँ पे हमारे खिलाफ G20 बाली के अंदर मुज़ाकरात में और हमारे खिलाफ माज बनाने में। और अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो उठ के चले गए, लेवरोव जल्दी छोड़ के चले गए G20 समिट, और इसका मतलब है कि वहाँ पर यूक्रेन के ऊपर जो है वो तो हमारा होल्ड ज़्यादा है। ये जो मुल्क हैं सारे, जो, क्योंकि देखिए ना G20 में G7 तो है ही ना यूरोप, तो बाकी जो मुल्क हैं वो सारे मुल्क जो हैं वो मतलब उनसे, लेकिन रशिया जो था, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की उनसे भी मुलाकातें हुई, और चाइना वाले से भी हुई, और ब्लिंकन की भी हुई, जो हमने डिस्कस किया सारा। लेकिन ये कि ये एक ला हासिल सी समिट्स होती हैं, G20 G7 का कोई रिजल्ट ऐसा सामने आता नहीं है अमली दुनिया में। अमली दुनिया में जो रिजल्ट आने वाला है ना जिस चीज़ का, वो है प्रेसिडेंट बाइडन। और प्रेसिडेंट बाइडन का दौरा है मशरिक वुस्ता, जो अगले जो बुध से शुरू हो रहा है, बुध के रोज जो कमिंग वेडनेसडे है, उससे वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसराइल पहुंचेंगे। लेकिन इसराइल पहुंचने से पहले दो तीन वाकयात ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यरूशलेम जो है, यरूशलेम, इसके बारे में जरा और थोड़ी सी अपडेट देंगे आने वाले दिनों के अंदर कि यरूशलेम के अंदर क्या एक इशू है, तारीखी इशू क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है। यरूशलेम के दो हिस्से हैं, एक है मशरिकी यरूशलेम, अगर हम उसका मैप देखें तो एक है मशरिकी यरूशलेम, मशरिक, और एक है मगरबी यरूशलेम। ये तमाम दुनिया, पूरी दुनिया का एंड ऑफ टाइम्स, मैं दोबारा, एंड ऑफ टाइम्स की जो एक कुंजी है वो यरूशलेम है, यरूशलेम, ठीक है जी, बहुत इसके ऊपर। और अभी करंट सिचुएशन वहां की, अभी लेटेस्ट क्या है उस पर बात करेंगे एंड ऑफ टाइम से रिलेट करके आने वाले दिनों में। लेकिन यरूशलेम के दो हिस्से हैं, एक है मशरिकी यरूशलेम और एक है मगरबी यरूशलेम। मशरिकी यरूशलेम वो है जहां पर 48 में जॉर्डन आ गया था, उर्दन की लड़ाई जब 48 में, और मगरबी यरूशलेम वो है जहां पर इसराइल मौजूद। अब असल जो है इशू, असल जो यरूशलेम है वो मशरिकी यरूशलेम है। मशरिकी यरूशलेम वो है जिसको
दुनिया के 138 ममालिक मानते हैं, और किस हैसियत में मानते हैं कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी के अंडर है। दुनिया के 138 ममालिक में फलस्तीनी मंदूब हैं, यूरोप में, पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में, ब्राजील में, सऊदी अरब में, ओआईसी, सारे ओआईसी। तो मशरिकी यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा है, और मशरिकी यरूशलेम के अंदर, ये इसको तो बड़ा करेंगे ना तो मैप में हमें नजर आएगा, जो ब्लू है ना, ये ऐसे ये ठंड प्रोग्राम है, असल जो है वो है ये मशरिकी यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम। इसमें ही जनाब मस्जिद अक्सा है, इसमें ही वो दीवारी गरी है, वेस्टर्न वॉल, जो कि दूसरे हैकल की बाकियात हैं, दूसरे हैकल सुलेमानी की। यहीं पर जो है वो कुतुब सुगरा जो है वो है सारे। तो इंपॉर्टेंस, अहमियत जो है वो चाहे यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो सलीब तक ले जाया गया था, मतलब वही है सारा, जो भी कुछ है वो ईस्टर्न यरूशलेम में है। और अमेरिका की तारीख का पहला सदर प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे जो मशरिकी यरूशलेम जा रहे हैं। अच्छा जी। और इसराइल के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो देखिए ना, 2017 में उन्होंने कहा कि हम यरूशलेम को मानते हैं, ऐलान कर दिया ट्रंप ने, हम दारुल खिलाफा मानते हैं, कि दुनिया में कोई नहीं मानता, दुनिया में कोई नहीं मानता। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया हम भी मानते हैं यरूशलेम को। इसराइल कहता है कि मगरबी यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत है, दुनिया नहीं मानती, क्योंकि फलस्तीनी कहते हैं कि यरूशलेम जो है वो मुतनाज़ इलाका है सर। तो तल अवीव के अंदर कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज वो सारी खुली हुई हैं। यरूशलेम, मशरिकी यरूशलेम को इसराइल कहता है, ट्रंप ने कह दिया हम भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया हम भी करते हैं, वो मामला उधर ही ठुस हो गया। लेकिन बाइडेन जो पहुंचेंगे, तो बाइडेन आने के बाद पहले तो सारा वो दौरे करेंगे जहां उनकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जहां आयरन डोम बनता है, ये बनता है, वो बनता है, ठीक है। लेपिड के साथ उनकी गपशप चलेगी। नफ्ताली बेनेट तो चले गए, लेपिड को पसंद करते हैं ट्रंप अंदर ही अंदर जी, नहीं सॉरी बाइडेन। और जो नेतन्याहू हैं वो कुछ ट्रंप हैं, यानी नेतन्याहू, बोरिस जॉनसन। अच्छा, बोरिस जॉनसन का जो मैं ये वजाहत करते हैं कि बोरिस जॉनसन के जानशीन अभी 3-4 महीने बाद आएगा। जी जी, अभी 2-3 महीने रहेंगे वो वजीर आजम रहेंगे, अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी अक्टूबर पार्टी के ओहदे से भी नहीं हटाया, ओहदे से हट गए ना, ओहदे से हट गए। वजीर आजम का जो अगला है वजीर आजम, वो अभी कल परसों नहीं आ रहा, उसके अभी दिन लगेंगे। अच्छा, एक हफ्ता भी लग सकता है, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी, 2 महीने भी, मतलब अभी वो मौजूद है। अच्छा, तो इशू ये है कि इसी तरह से वो कायम मकाम के तौर पर बैठे हुए हैं जो लेपिड है। लेकिन बाइडेन जो है अब यहां पे फड्डा खड़ा हो गया इसराइल के अंदर कि 1 मिनट, ये बाइडेन यहां पे क्यों जा रहे हैं मशरिकी यरूशलेम। और उसके साथ ही आज एक अजीब सी बात हुई है जी, कि महमूद अब्बास को कॉल किए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, महमूद अब्बास को कॉल किया। और मैं इसकी ये देखें, ये बड़े इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये आने वाले दिनों में, ये जो 13वीं खबर है हमारी, कि हार्स वाले कह रहे हैं कॉल लेपिड एंड अब्बास डिस्कस ऑनगोइंग कोऑपरेशन नीड टू मेंटेन काम। अच्छा, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि महमूद अब्बास की मुलाकात जो है वो इस्माइल हानिया से हुई है, जो कि हमास के हेड हैं जी, और अभी मुलाकात हुई है 2 रोज पहले अल्जेरिया में। अब और उसके साथ ही जो गैंज हैं, जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी इसराइल के उनकी जो है मुलाकात हुई है महमूद अब्बास से। तो अब वो इसको बाइडेन के आने से पहले इसराइल के ऊपर प्रेशर है कि भाई, क्योंकि बाइडेन आ रहे हैं तो बाइडेन को खुश करो, किसी तरह बाइडेन यहां से दुखी ना जाए। बाइडेन ने वो कॉन्फ्रेंस करनी है अगले दिन, यानी एक दिन वो दौरा वौरा करेंगे, 2 रोजा है ना वहां पे इसराइल, 2 दिन का क्याम है, तो एक दिन वो दौरा करेंगे, I2U2, वो कंप्यूटर के आगे बैठ के मोदी को मिलाओ, उसको मिलाओ, उसको मिलाओ, यूई मिलाओ, वो कंप्यूटर पे वो वर्चुअल सी कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन फिर उसके बाद वो मशरिकी यरूशलेम जाने वाले पहले अमेरिकी सदर होंगे। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ, यहीं से कंटिन्यू। तो क्या मानने जा रहे हैं वो उसको वो जो एक बात है यरूशलेम की, मशरिकी यरूशलेम, कभी कोई अमेरिकी सदर नहीं किया। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि बाइडेन जो है वो पहले अमरीकी सदर होंगे जो मशरिकी यरूशलेम का दौरा करेंगे। बिल्कुल पहले होंगे सदर। और दूसरी बात मैं आपको देखिए ये कहूँ कि 17 तारीख के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर आप पोल्स, राय आमा, पब्लिक पल्स, लोगों में, अवाम में जाके बात करें तो आपको तहरीक इंसाफ नजर आती है पंजाब में। ठीक है। और हुकूमत ही कहती है कि ये पोल्स और ये जो राय आमा के जायजे हैं ये तो ऐसे ही हैं और ये तो ऐसे ही, इनकी कोई हैसियत नहीं। ग्राउंड रियलिटी तो ये कि हमारी पक्की सीटें और सर पीटीआई धांधली तो के भी अभी से इल्जाम इसीलिए ना उन्होंने देखे ना बड़ा तल्ख लहजा हो रहा है इमरान खान साहब का, जो कि मुल्क की हालात में इस वक्त मुनासिब नहीं है। इतना ज़्यादा तनाव जो कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा। ये वहाँ से फिर जो इसराइल का दौरा है वहाँ पे क्यों क्या हासिल होगा, मेरा ख्याल है कि कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं होगी। I2U2 भी ऐसे ही है एक चीज़ फ़ज़ाई सी, इसका भी कोई सर पैर नहीं है। और फिर मशरिकी यरूशलेम उनका जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पर क्या बात करते हैं और उसको इसराइल किस तरह लेता है। ठीक है। और वहाँ पर महमूद अब्बास के साथ इसराइल के वज़ीर आज़म की इस वक्त बातचीत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सऊदी अरब भी जो आ रहे हैं तो ये जिनमें सऊदी अरब क्यों आ रहे हैं जी। सऊदी अरब में जीसीसी के साथ तो मैंने कहा ना ये सारे रहनुमा होंगे, लेकिन GCC+3 है। 3 और मुल्कों के सरबराहान भी हैं जो GCC के रुकन नहीं है, खलीजी ताउन काउंसिल के। और वो हैं मिस्र, उर्दन और इराक। ये इनके भी लीडर्स जद्दा में होंगे, यानी इनके लीडर्स भी वहां पर होंगे। GCC के मुल्क अपनी जगह जो खलीजी ताउन काउंसिल है और +3, तो ये GCC+3 के साथ मीटिंग होगी वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन की। और इसी दौरान वो क्लैप्स हो गई है। वो जो ईरान के साथ टॉक्स हैं वो स्टेल पे चली गई हैं, अभी बात आगे नहीं बढ़ रही। और ईरान उसमें ये सूट कर रहा है इनको, सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों को, कि भाई इस वक्त ईरान के साथ कोई मामला तो। लेकिन बात ये सारी कि इसमें इस दौरे के दूररस नताइज होंगे, क्योंकि तुर्की ने क्या किया है। अभी तुर्की और सऊदी अरेबिया एक तरह से एक पेज पे हैं भी अरब मुल्क और एक तरह से कुछ नहीं भी हैं। तुर्की बड़ा स्मार्ट वहाँ पे तैयब उर्दोगन की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने इंडोनेशिया में उनकी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और इसी मीटिंग से पहले उन्होंने वो जहाज छोड़ दिए जो यूक्रेन का जहाज रूस का फ्लैग लगा हुआ था। ठीक है ना। पहले जब वो उधर गई नेटो, उन्होंने बात की, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से उन्होंने जहाज छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई तैयब उर्दोगन इस वक्त हर मुल्क, हर रियासत, मैंने आपसे कहना कि ज्यादा देर तक यहाँ पर पाकिस्तान के बतौर मुल्क जो है ना हम कि जी क्या करना है, क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या सारा का सारा मुल्क जो है वो इस पे स्टेक पे लगा हुआ है। जो मैंने आपसे कहा ना कि रियासती फैसले, अमूर, खारजा पॉलिसी, मईशत, बाकी लोग, वो रुका हुआ है सारा, क्योंकि इतना अदम इस्तेकाम है। और ये अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा, सियासी अदम इस्तेकाम, जब पता ही नहीं होगा कि 2 वोट उधर चले गए थे, इधर चले गए, हुकूमत गिर गई, ये पंजाब के इलेक्शंस के बाद भी वो अदम इस्तेकाम रहेगा सर। बहुत क्योंकि इमरान खान उसको तस्लीम नहीं करने जा रहे। सर बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।